तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो घूम रहा है और फिक्स्ड एक्सिस है, उसका एक्सिस फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, तो उस केस में बच्चों रूल याद रखना है, जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, यहां पे टॉर्क और आई जो है बच्चों, ये दोनों है ना, अल्फा यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, जैसे F इक्वल टू ma में A होता है लीनियर एक्सेलरेशन विच इज dv by dt, ऐसे ही अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज बेसिकली d ओमेगा by dt, है ना, एंगुलर वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है। तो F इक्वल टू ma की जगह बिल्कुल वही फोर्स का काम टॉर्क ने किया, मास का काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ने किया, और यहाँ पे इसका जो A का काम है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन ने किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इस फॉर्मूले में टाउ इक्वल टू आई अल्फा में टाउ और आई दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, टाउ एंड आई शुड बी कैलकुलेटेड अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। जिस एक्सिस के अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो उसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें अल्फा आई लिखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा। और हाँ मेरे बच्चों, एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, वो ये कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के अंदर कि भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो जैसे लीनियर में हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल में बच्चों हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है उसके अबाउट आपको यहां पे लेना है, उसी एक्सिस के अबाउट आपको काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की नजर आएगी। अब एक सवाल करते हैं बच्चों, जैसे ये एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है कि एक रॉड को हमने रिलीज कर दिया है ना, एक रॉड को ऐसे बेटा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से यहां से हिंज करके, है ना, इस पॉइंट से हमने बेसिकली हिंज किया और रिलीज कर दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये रॉड एकदम से रोटेट करेगी और हमें इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है। तो देखो यार बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने बताता हूं, ध्यान से आप देखते जाएं। आपको पता होना चाहिए भैया यहाँ पे लगेगी ग्रेविटी mg, जो बॉडी के सेंटर से लगेगी, यस मैंने सर। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं बेटा, हिंज फोर्सेस भी लगेंगी, जैसे अब यहाँ पे हिंज है तो हिंज की फोर्स भी तो आएगी ना, ये जो हिंज है ये लगी हुई है यहाँ पे, तो हिंज की फोर्सेस भी आएंगी, लेकिन हिंज की फोर्सेस का हिंज के अबाउट जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, तो इसीलिए क्योंकि वो हिंज से ही पास होंगी ना, जो हिंज की फोर्स होंगी, जो हिंज से लग रही होंगी, उनकी जो टॉर्क है वो हिंज के अबाउट ही जीरो है। तो बेसिकली हमारा ग्रेविटी ही है जो टॉर्क क्रिएट करेगा, तो इसीलिए मैं फिगर में नीट एंड क्लीन दिखे मैं आपको ग्रेविटी ही दिखा रहा हूं। अब इस ग्रेविटी का हिंज के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा L/2 है। और अब हम जानते हैं बेटा, अब हमारी जो टॉर्क आ रही है, अब हमारी जो टॉर्क आ रही है वो नॉन जीरो है, वो आपको दिख रहा है, वो है L/2 इंटू mg, आर परपेंडिकुलर इंटू बच्चों mg। तो ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो टॉर्क है तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा और हमारा अल्फा भी आएगा, इक्वेशन लगेगी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब क्योंकि टॉर्क नॉन जीरो है तो हमारा जो अल्फा है इस बॉडी को वो मिलेगा। अब याद रखना है टॉर्क हमने हिंज के अबाउट लिखनी है, और ये भी याद रखो फिर हमें आई भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना है, यानी कि हिंज के अबाउट। तो हिंज के अबाउट मतलब हम एंड से पास कर रहे हैं, तो रॉड जब अपने एंड से पास होती है तो आई की वैल्यू होती है ml²/3। तो वही बेटा हमारा यहाँ पे फिर माहौल आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर इसको और आगे लेके जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L/2 इंटू mg इज बेसिकली माई टॉर्क, है ना, जो हमारी ग्रेविटी की लगी, और आई जो है वो ml²/3 इंटू बच्चों अल्फा है। तो यहां से बच्चों अगर आप सॉल्व करें तो अल्फा की वैल्यू बड़े मजे से आपकी निकल के आती है बच्चों 3g/2 है। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस मूवमेंट पे इस बॉडी का जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों 3g/2 है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा केस है, इसे अपने दिमाग में रखिएगा, आ जाता है कभी कभी। और एक और इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूं, कई बार आपसे पूछा जाता है जब ये रॉड हमारी वर्टिकल होगी, रोटेट होते 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 वर्टिकल होगी, तो हमारा रॉड का ओमेगा कितना है, एक ये भी हमारा है ना फाइनल ओमेगा बेसिकली हमारा रॉड का कितना है, ये भी एक बड़ा फेमस केस है। तो जैसे बेटा हम आपको बोलते हैं कि यार एक ऑब्जेक्ट हमने h हाइट से रिलीज किया, तो जब ये नीचे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, आप क्या करते हो, जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना, और वहां से वेलोसिटी की वैल्यू √2gh आती है। सेम वही वाला माहौल है। तो यहां पे आपको एनर्जी कंजर्व करनी है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से यहां पहुंच गया, है ना, सेंटर, क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास हम लेंगे। तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से यहां पहुंचा, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरा सर, सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे गिरा। तो आप क्या लिखेंगे, जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमने लूज की mg इंटू L/2 वो सारा का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आप लोग अपना ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी ने लूज की सेंटर ऑफ मास से, देखो mg L/2 सारा का सारा बॉडी के काइनेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली ये रूल याद रखो, अल्फा के लिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगेगा, ओमेगा के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, जिसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट आप अपना बच्चों यूज कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसी के साथ बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ हमारे फेमस से केसेस हैं बेटा, दिमाग में याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपके सवाल कई बार आ जाते हैं। मैं इसका शॉर्टकट आपको डायरेक्ट बताऊंगा। एक हमारा जैसे पुली घूम रहा है
और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ पुली आर है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा m मास से बेटा नीचे गिर रहा है विद एक्सेलरेशन a। और अगर डेफिनेटली अगर ये हमारा घूम रहा है और ये हमारा अल्फा से रोटेट कर रहा है और आपसे पूछा जाता है भैया a की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो बेटा इसका एक सिंपल सा रूल याद रखना है। देखो मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं बिकॉज ये शॉर्टकट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यार अगर हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, और ये घूम रहा है और ये नीचे गिर रहा है, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम ले लूं, इन दोनों को अगर एक सिस्टम ले लूं, तो इस पूरे सिस्टम को, अब देखो टेंशन जो होगी फिर वो इंटरनल हो जाएगी, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली एक ही फोर्स है, वो है mg। अगर इसका मास ना हो तो या ना ये नीचे गिरे ना ये घूमे, है ना, इसके मास की वजह से टेंशन आ रही है, टेंशन की वजह से बेसिकली ये घूम रहा है। तो सिंपल से एक रूल बेटा याद रखो, इन दोनों को अगर हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो सिस्टम को चलाने वाली जो फोर्स है बेटा वो है हमारी mg, रोकने वाली कोई फोर्स है नहीं तो एक ही फोर्स है, तो टोटल फोर्स बेटा सीधी सी बात है अपॉन मास ऑफ सिस्टम। देखो बेटा जरा ध्यान से सुनो, है ना, मतलब इस पूरे सिस्टम को मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम, और नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होती है बेटा, हेल्पिंग फोर्स, कितनी सिस्टम को हेल्प करने वाली फोर्स है, माइनस वेनिसर अपोजिंग फोर्स अपॉन बेटा मास ऑफ सिस्टम। इस तरह से बेसिकली आप अपनी फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम को एक ही फोर्स है जो हेल्प कर रही है, रोकने वाली कोई है नहीं, अपॉन पूरे सिस्टम का मास। अब पूरे सिस्टम का बेटा मास क्या है, इसका मास m है, इसका मास m है, अब इसका ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव मास बेटा याद रखना है, ये होता है I/r²। बस ये है जो मैं सिखाने के लिए आपके सामने इसको लेके आया हूं। किसी भी रोटेशनल ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव मास जो होता है वो होता है I/r²। तो ये रिजल्ट याद रखो, बहुत फायदा होता है। जैसे अब आप यहां पे देखो बेटा, यहां पे m2 है, यहां पे m1 है, मान लो m2 भारी है ना, और इधर से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है m2g, मान लो m1 हमारा हल्का है, इधर से फोर्स जो लग रही है वो m1g। अब ये भारी है तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और पुली भी हमारी रोटेट कर रही है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आ रहा है, बेसिकली पुली का मास भी आपको दे दिया। अब आप बेटा जरा यहाँ पे अकल से सोच सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें तो चलाने वाली जो हेल्प करने वाली फोर्स है वो m2g है। अब ये ऊपर उठ रहा है और इसका वेट उसे उठने से रोक रहा है, अपोजिंग फोर्स m1g है, तो हेल्पिंग माइनस अपोजिंग इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम, दैट इज m1 प्लस m2। इसका इफेक्टिव मास याद रखो वो है I/r²। तो ये I/r² एक बड़ा ही सॉलिड कंसेप्ट है। लॉज ऑफ मोशन में आपने बस इसको जीरो कर दिया था बिकॉज हमारा मासलेस पुली था, यहां पे अगर मास आ जाए तो I/r² का फैक्टर आ जाएगा, बाकी सारा माहौल आपका सेम रहेगा। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट बेटा जरूर याद रखना, पेपर में बहुत टाइम आपका इसके ऊपर बचता है। ठीक है जी, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन I/r²।